हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि एग्जामिनेशन में ओम्स लॉ कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ओम्स लॉ एग्जामिनेशन में वेक्टर की फॉर्म में पूछा जा सकता है और उसको और नाम अनदर नेम से जाना जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और एक तीसरी फॉर्म है मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये तीन तरीके से एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है वेक्टर्स लॉ के बारे में। तो जनरली आप सब जानते हैं वेक्टर्स लॉ के बारे में कि V इज इक्वल टू आई आर। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट द फिजिकल कंडीशन इज रिमेन कांस्टेंट। ये सब जानते हैं, बट आज हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे और उसको दूसरे नाम से जाना जा रहा है मिनिएचर फॉर्म, और तीसरा नाम क्या है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, उसको देखेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे। यहां पर तो मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, मीनिंग सेम ही है तीनों का। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई को हम प्रूफ करेंगे कैसे ये आया, बट यहां पर जो टर्म्स है जैसे J, ये क्या है, ये है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल, एंड E क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसका प्रूफ देखेंगे, 2-4 लाइन का इसका प्रूफ है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है सीबीएसई में। We have to prove J is equal to sigma into A. We know that Ohm's law, Ohm's law is at constant temperature प्रेशर, जो कि फिजिकल कंडीशंस है हमारी, कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current flow through it. That means potential difference is V is directly proportional to I. V is equal to, इस proportional to होता है तो एक constant आता है जिसको बोलते हैं R, Ri, और R is equal to V upon I। तो ये जो वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये R is equal to V upon I या V is equal to Ri, दिस इज नॉट अ वेक्टर फॉर्म।
इट इज नॉट अ वेक्टर फॉर्म, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब ये R जो है यहां पर R ये एक रेजिस्टेंस है, V बता दिया आपको पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो R है रेजिस्टेंस है, क्या वो V और I पे डिपेंड कर रहा है? R इज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I, ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स रेशियो। R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता, बट उसके रेशियो पे डिपेंड करता है। V अपॉन I का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये किस पे डिपेंड करता है? आंसर है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर पे। V और I पे डिपेंड नहीं करता। अगर V इंक्रीज होगा तो साथ के साथ कौन इंक्रीज हो जाएगा? इफ V इंक्रीजेस करंट इज आल्सो इंक्रीजेस, द रेशियो इज रिमेन कांस्टेंट। तो रेशियो कैसा आ जाएगा इसका? कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए इस पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस ओनली ऑन डिपेंड्स एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बट हमें तो प्रूव करना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मुझे इसी को यूज करना है, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करा दिया। बाकी हमें इसमें डीपली में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, इसके बीच में कैसे ग्राफ बनता है, क्योंकि हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ वेक्टर फॉर्म्स को पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इस वाली टर्म्स को यूज करना है। नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो वेक्टर फॉर्म है, सॉरी जो ओम्स लॉ है वो आया हमारे पास I इज इक्वल टू V अपॉन R। V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R या V इज इक्वल टू IR, ये तो पढ़ा है अभी। V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन R, और R इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? V अपॉन I। ये सारे टर्म्स आप लिख सकते हैं जो कि कांस्टेंट है, सब चीज हमने पढ़ी है। अब आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन वी नो दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आंसर है I इज इक्वल टू हो जाएगा J इंटू A। सिमिलरली देखो मुझे I की वैल्यू मिल गई जो मुझे यहां पर पुट करनी है। अगेन हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हम लोगों ने? E इंटू L। ये रिलेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो कि आपको पढ़ाया गया था इसी चैप्टर नंबर 1 में ही कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। माइनस dV बाई dr, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू V बाई R की जो कोई भी लेंथ हो सकती है, इसको मैंने बोल दिया L। तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझको? E इंटू L। तो मुझको V भी मिल गया, I मिला और V मिल गया। मुझे और किस चीज की जरूरत है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मैं कौन सी टर्म्स में पुट कर सकता हूं? अगेन वी नो दैट, आपको पढ़ाया गया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस की यहां से वैल्यू इस कांस्टेंट को हटाता हूं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो L बाई ए। ये वाली टर्म्स
देख लीजिए एक बार। तो अगर ये वैल्यू आपको मिली, अब ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है यहां पे, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, दूसरा इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मुझे सारी वैल्यूज मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, रो है, आर की वैल्यू भी मुझको पता है, बी की वैल्यू मिल गई और आई की वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 ऑल वैल्यूज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे एंड रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जो वैल्यूज आई हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले इसको रफ कर देते हैं यहां से। तो कौन कौन सी वैल्यूज आई है अपनी, वो वैल्यूज आई हैं V इज इक्वल टू E इंटू एल लिखा जाएगा, दूसरा I इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, J इंटू ए, ठीक है। थर्ड रेजिस्टेंस अभी आपने फाइंड किया, रो L अपॉन A, सारी चीजें। ऑल दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो I इज इक्वल टू J इंटू A इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है अपने पास, वेक्टर E डॉट L अपॉन R की वैल्यू है रो L अपॉन A, ठीक है। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एरिया जो है ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा J वेक्टर A इज इक्वल टू E वेक्टर A अपॉन रो। ये वेक्टर A इज कैंसिल आउट, तो क्या बचा, J इज इक्वल टू E वेक्टर E अपॉन रो। दूसरी चीज, ये तो रेजिस्टिविटी थी, आपको एक टर्म और डिफाइन की गई थी जिसका नाम था कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये पुट किया जा सकता है। तो यहां पर 1 अपॉन रो है, तो 1 अपॉन रो को मैं कितना लिख सकता हूं, सिग्मा। तो फाइनली मैंने लिखा J is equal to sigma into E. This is the form of Ohm's law in vector form. This is the vector form of Ohm's law. J is equal to sigma into E. अब जो J है ना यहाँ पर, वो मैंने बताया आपको करंट डेंसिटी। इसकी जो डायरेक्शन होती है, वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होती है वही हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होती है। बेसिकली आप जानते हैं सब लोग कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हालांकि हम उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्शन तो होती है, बट ये वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करती। लॉ ऑफ एडिशंस, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करती, बट इसको ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, बट ये वेक्टर्स को लॉ को फॉलो नहीं कर रही। तो दैट मींस इसको हम वेक्टर्स के उसमें कैटेगरी में नहीं रखते, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर दो ऑप्शन आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो आपको क्लिक करना चाहिए स्केलर। और अगर तीन ऑप्शन हैं, अगर टेंसर और वेक्टर की बात चल रही है, तो आपको क्लिक करना चाहिए टेंसर। इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नोट कर लीजिए।